नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत हासिल की। अब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया, तो वहीं प्रियंका गांधी अब वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि हमारे नेता राहुल 2 जगह से चुनकर आए हैं, उन्हें कानून के तहत एक जगह को छोड़ना होगा। राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे, वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ेंगे। वायनाड लोकसभा की सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नजदीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहां से, और पीढ़ियों से वहां पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहां के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहां के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहां के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाजत नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं, मेरा पार्टी ने ये रायबरेली से और वायनाड से राहुल गांधी जी इमोशनल कनेक्शन है। अपना पिछले 5 सालों में सीट मैं वायनाड का एमपी था। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से एक मालगाड़ी ने सोमवार की सुबह टक्कर मार दी। रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है अब तक, जबकि घायल करीब 50 लोग हुए हैं, जिनका इलाज आसपास के अस्पतालों में किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की सीईओ और चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने इस हादसे के बाद इसके बारे में यह कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की, इसलिए यह हादसा हुआ। तो वहीं इस घटना पर सियासत जोरों पर। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। रियर एंड से एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल।
तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। I would not like to get into that, but let me assure you कि safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी, एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। सिग्नल डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। I have spoken to Railway Minister regarding the accident. We doubt because the train was from Tripura. It has passes through Assam. So there will be many passengers from Assam. We remain concerned about the passengers. We are waiting for details. My Chief Secretary is in constant touch with Railway Authority. Whatever we need to do, we will do. But first of all, we have to get clarity from the Railway Department. So we are waiting for that as of now. तो जिन लोगों का वहां पर जान गवाया, तो मैं उनका फैमिली जो है उनका प्रति मेरा समवेदना रहेगा। और त्रिपुरा के वहां के कोई भी लोग, मतलब इसमें घायल हो या जो भी अगर मृत्यु हुआ होगा, तो त्रिपुरा सरकार की तरफ से हर तरफ से हम सहायता करेंगे। ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात किया, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डीजी साहब से बात किया, ये लोग सब वहां पर ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। त्रिपुरा भवन से भी इन लोगों को कहा गया जाने के लिए, और वहां पर ऑफिसर्स लोग सब इस तरह का माने चल रहा है पूरा। तो बहुत ही माने अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है। This government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election, and if the number one is the party to it. I'm not only telling the government who are the organizer, then where the country will go. Is it not the mockery? I think they should give more time for the governance. और हमारी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात है। अभी हमारे सांसद मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। एट प्रेजेंट हम पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हुए हैं दुख की स्थिति में।
लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना? इस पे जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। इस दौरान क्या कुछ कहा है सुनील भराला ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए सुनील भराला जी हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से हार का जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या क्या हो गया? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के एक हिस्सा हैं और उनका दल एनडीए में शामिल है और उन पर इस समय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वो लगातार एक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हैं, वो हमला बिल्कुल एक प्रकार से उनका गलत है। उन्हें चुनाव के हार के कारण की जो समीक्षा उन्होंने की और उसके हार के कारणों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा उन्होंने दोषी ठहराया और कहा कि मेरे दल को भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का मत नहीं मिला और मुझे हराने का काम करा, और मोदी जी और योगी जी का चेहरा पूरी तरीके से जो है उस पर टिप्पणी करी उन्होंने। ये बिल्कुल गलत तरीका है उनका। एनडीए के पार्ट पर एनडीए की बैठक में उन्हें बात करनी चाहिए, ना कि वो उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में और सार्वजनिक रूप से बयान जारी करें इस प्रकार का। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे मतदाताओं को पूरी तरीके से उस पर नकारात्मक दिशा उनकी है। सर, जिस तरीके से लगातार वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हराने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है, और साथ ये भी देखा जाता है कि लगातार ओम प्रकाश राजभर आपकी सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने जिस तरीके से इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर लगाया लगातार, तो इस पर आपने भी हमला बोला था। देखिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि 5 लाख समथिंग वोट उनके सामने लड़ने वाले प्रत्याशी जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको मिले और वो जीता है, और ओम प्रकाश राजभर जी के जो प्रत्याशी थे उनको समथिंग 3 लाख वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी का भी वोट मिला लें, और जो निर्दलीय प्रत्याशी जिस प्रकार के वो कह रहे हैं कि मेरे वोट इमली की जगह, छड़ी की जगह उस पर चले गए, अगर वे वोट भी जोड़ लें तो तब भी वो 3000 वोटों से चुनाव हारते हैं। तो उन्हें ठीक से समीक्षा करनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि उन्हें अपने आप को जमाव पायदान बनाना चाहिए। बलबोड़ापन जो उनका है उससे वो बचना चाहिए उनको, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनकी साख खत्म हो चुकी है इससे। तो अपनी साख को बनाना चाहिए। वरिष्ठ लोग कहा करते थे, अभी भी कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो जिनका लंबा अनुभव है, कि पत्थर एक जगह का पड़ा भारी होता है। भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई पार्टी है, और इस पार्टी में ये अपने संघर्ष और बलबूते पर पार्टी बनी है, राष्ट्रवाद पार्टी है, तो उसको ज़्यादा अपने जो बड़बोलापन है उससे बचना चाहिए। सर, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश ने जिस तरीके से आरोप बताया भारतीय जनता पार्टी पे, कहा कि आखिरकार घमंड आ गया उनको, तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहोगे आप?
इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो हमारा विचार परिवार है और हम उसके स्वयंसेवक हैं। ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री सुनील बराला। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार जो है इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर लगातार जो बयान दे रहे हैं उन बयानों से बचना चाहिए और साथ ही जिस तरीके से लगातार जो हार हुई है उस हार को देखना चाहिए और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो उसको देखते हुए लगातार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में एनएसजी कमांडो का सेंटर खोले जाने की खबर के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर गिराने की धमकी दी। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे आतंकी संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडिया वॉइस की तरफ से अयोध्या में सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी चेक भी किया गया, रियलिटी चेक भी किया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से भी भारी लापरवाही देखी। राम की नगरी अयोध्या में जो है अभी जैसे मोहम्मद द्वारा जो है एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने जो है राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी है। वहीं से सटा हुआ हनुमानगढ़ी है और यही वो रास्ता है जो राम मंदिर को भी जाता है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या है जबकि आतंकी हमला की अंदेशा है और ऑडियो भी वायरल हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा बूथ बना हुआ है, पुलिस का बूथ है, यहाँ पे कुछ जवान है और जबकि जो अगर आतंकी हमला हो जाता है तो उनके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है। मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के कर्मी है, यहाँ पे 3 से 4 लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी है और आतंकी जैसे मोहम्मद ने जो है ऑडियो वायरल किया है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की अगर आतंकी हमला हो जाता है तो इनके पास इंतजाम के लिए ये देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है और सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पे नहीं देखने को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी यहाँ पे प्रशासन ने की है। तो यहाँ पे अगर आतंकी हमला हो जाए तो क्या सुरक्षा के इंतजाम है? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ का। नहीं तो ये पर्याप्त है आप अब जो है सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है नहीं, जिसे अगर हो जाता है बाय द वे तो क्या ये सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों के लिए है? हेलमेट है या जो भी है? पास सामने है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी भी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि अगर आतंकी हमला हो जाता है तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जो है ना है। और ये हनुमानगढ़ी का जो है मुख्य गेट है और यहीं से लोग श्रद्धालु आते जाते हैं और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ भी होती है। तो यहाँ पे जो प्रशासन की लापरवाही है वो भी यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है कि जैसे मोहम्मद जैसा आतंकी का जो ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो वायरल होने के बाद भी जो यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ जा रहे हैं, किसी तरीके की जो है जांच नहीं हो रही है और जांच न होने पे जो ये आतंकी हमला का खतरा जो है और भी बढ़ जाता है। मंदिर का एंट्रेंस रास्ता भी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पे जो जैसे मोहम्मद का एक आतंकी वीडियो वायरल हुआ है तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं प्रशासन को यही कहना चाहूंगी कि बंदर जो पहले हमने जैसा कि वेब सीरीज में भी देखा है कि बंदर ने आके जो वायर काटा था, वैसा भगवान चांस बार बार नहीं देते हैं। एक बार आपको किसी चीज के लिए मतलब हाँ अलर्ट कर दिया गया है तो अब प्रशासन को उसके लिए रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और जैसे हम लोग भी आए तो कोई चेकिंग वेकिंग नहीं थी यहाँ पे, हम सीधा अंदर आए हैं। जैसे मोहम्मद का तो नाम सुना होगा ना, आतंकी का कितना खून। हाँ जी सर। सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है? अभी तक तो ऐसा लगा, अभी 8-10 कदम मतलब वो मेन पुलिस का वो लगा हुआ है, वहाँ से हम 8-10 कदम चल गए हैं, कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पर। हम सीधे अब यहाँ से लाइन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कहाँ से आई हो? मैम बांसवाड़ा राजस्थान। क्या नाम पड़ता? हनी नागर, सीए हनी नागर। यहाँ पर कोई जांच नहीं हुई है, ऐसे व्यवस्था बहुत अच्छा है। अगर आतंकी हमला हो जाता है तो यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम देखने को मिले आपको? नहीं मिलेगा, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आई हो? मुजफ्फरपुर जिला से आई। क्या कहेंगे भाई साहब? के लिए पंखे की व्यवस्था नहीं है और किसी तरह का जांच नहीं है। कोई भी यहाँ आतंकी कर सकता अपना कारनामा। चूक मानेंगे? बिल्कुल चूक है, खुला चूक है ये। कहाँ से आए हुए आप? हम बम्बे से आए हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? जो भाई साहब ने कहा वो बहुत बड़ी बात कहा कि बहुत बड़ी चूक है ये और कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से। ऐसे में अंदेशा है कि आतंकी अगर हमला हो जाए तो कोई प्रशासन के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ से आए हुए आप? प्रयागराज। क्या नाम पड़ता है? मनीष किशनवानी।
सुरक्षा व्यवस्था अभी हम पूरा लगभग घूम के आए हैं सरयू के उस पार से, तो जांच के लिए तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली। बाकी तो अमन चैन सब है, लेकिन जांच नहीं हो रही कहीं पे। तो चूक ऐसे में माना जा सकता है? अब चूक अगर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जायज सी बात है। आरडीओ जारी हुआ बिल्कुल, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं एक्शन में। प्रशासन एक्शन में क्यों नहीं है, क्या पता क्यों नहीं, लेकिन होना चाहिए। बॉर्डर इलाके में तो रहना चाहिए। मैं भी बाहर से आया हूँ, कहीं पे भी कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये हनुमानगढ़ी का एंट्रेंस है, तो कहीं पे कोई जांच हुई बाइक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न बैग की जांच है, न बाइक आ रही है ना उसकी जांच है, न 4 व्हीलर आ रही है ना उसकी जांच है, न बस की जांच है, कहीं से कोई जांच नहीं। क्या नाम पता है? मनीष विश्वकर्मा। कहाँ से है? गोंडा से। क्या कहेंगे आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कम है इधर, इसलिए कोई डर रहता है, आतंकी हमले का डर है। बॉर्डर पे बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ मंदिर में कोई चेकिंग? मंदिर में भी कोई चेकिंग नहीं है, मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए दर्शनार्थियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या नाम पड़ता है? दीपक वर्मा। तो यहाँ पे जो दीपक वर्मा है, उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो आतंकी हमले का अंदेशा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन नहीं चेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूक भी हो सकती है। और इंडिया वाइस बराबर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो जैसे मोहम्मद का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। और यहाँ पे हनुमानगढ़ी का नजारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु भीड़ भी लगाए हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के विभिन्न पदों पर 20 से 21 जून को चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में उन्नाव से असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी श्याम सुंदर पाठक महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे इंडिया वॉइस की टीम ने श्याम सुंदर पाठक से उनकी उम्मीदवारी को लेकर बातचीत की है। सुनिए। पिछले कई सालों से तमाम प्रतियोगी, देखिए मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि आज तक करके कहता आया हूँ, मतलब हमेशा किया है। पिछले कई सालों से तमाम प्रतियोगियों को मोटिवेट करता हूँ। इसके अलावा कैरियर और लाइफ कोच के रूप में बच्चों को जो है कैरियर गाइडेंस भी मैं देता हूँ। तो मैंने हमेशा काम किया है और लगातार काम करता रहा हूँ, जिसकी वजह से आज एक पहचान बनी है। तो यकीन मानिए कि मैं आगे भी काम करूंगा और जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ रहा हूं, उन मुद्दों पर हम प्रभावी रूप से पैरवी करेंगे, प्रभावी स्तर पर पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। तो इस यकीन के साथ मैं आपसे जो है सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मुझ पर एक बार विश्वास करें और अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इसका लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खास असर भी देखने को मिल रहा है। जीआरपी पुलिस पूरी तरह से रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। आने जाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है, खास चेकिंग की जा रही है। साथ ही लोगों के बैग और आम आदमी की भी तलाशी ली जा रही है। जिस तरह से डीजीपी ने आदेश जारी किया था, उसके बाद से ही पुलिस अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रही। हमले के बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर आरपीएफ साथ ही साथ जो सिविल पुलिस है वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता जांच कर रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं लगातार जो टीमें हैं वो अपनी तरह से पूरी तरह से रेलवे स्टेशनों पर जांच कर रही है। हालांकि कल जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनका एक बड़ा आदेश जारी हुआ था। उनका साफ तौर पे लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी साथ ही साथ जो प्रयागराज है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो चीजें थी उसको लेकर एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया, जिसका आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के चारबाग पर रेलवे स्टेशन पर आज जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो उनके बैग हैं, जो लोग हैं, उनकी लगातार तलाशी ली जा रही है। हालांकि किसी भी तरह की कोई सेंधमारी ना हो पाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए, जिसको लेकर जो आरपीएफ है और जीआरपीएफ है तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर अपनी तलाशी, लोगों की तलाशी ले रही है, लोगों के बैग चेक कर रही है। हालांकि जिस तरह से आतंकी हमले हुए थे उसके बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आतंकी तो गर्मी कहर बरपा रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बिहार के 9 जिलों में भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच चुका है और इसको लेकर प्रशासन और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता नेहा ने। सहित बिहार के 9 जिले को रेड अलर्ट किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से तेज धूप और गर्मी पड़ रही है, लगातार लोगों की बीमार होने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है भोजपुर सहित बिहार के 9 जिले। अभी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि आरा सदर हॉस्पिटल का नज़ारा है, जहां लगातार भीषण गर्मी से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनको एडमिट कराया जा रहा है ताकि उनका समुचित इलाज किया जाए। अगर हम पूरे हॉस्पिटल जो नया भवन बना है, मॉडर्न हॉस्पिटल का भवन है, यहाँ लगातार जो हीट वेव से मरीज बीमार पड़ रहे हैं उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तेज धूप में लाया गया था। आप इनके परिजन हैं, कैसे लाए थे, मतलब क्या हुआ था? इनको मिचली आने लगा है, अचानक हाथ पैर में ऐठन होने लगी है, धूप की वजह से ही ऐसा हुआ है। ये क्या है, मतलब कहाँ थे ये? धूप में थे? क्या काम? नहीं, धूप काम नहीं कर रहे थे। हम लोग रक्सौल से जो है कि वहाँ पर आए थे, दानापुर स्टेशन। वहाँ से फिर ट्रेन में बैठ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इनको मिचली से आने लगा है, हाथ में पैर में ऐठन होने लगी है, तो इनको आरा उतारा गया है और तुरंत सदर हॉस्पिटल लाया गया है। अभी इनकी हालत में सुधार हुआ है। जिस तरह से कह रहे हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।